नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बारे में। लोकसभा के चुनाव के बाद पहली बार देश में बड़े चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनावों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई, जो इन दोनों राज्यों का दौरा करके अभी लौटे हैं। राजदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मिलिंद। नमस्कार आपके सभी। जी धन्यवाद राजदीप। तो राजदीप, हम दोनों चुनाव की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हरियाणा की बात करेंगे। आप अभी सबसे जो ताज़ा आपका दौरा रहा वो हरियाणा में रहा है। 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आमतौर पे हमने ये देखा है कि जो हरियाणा में जो सरकार दिल्ली में बनती है, जिसको लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है, उसी की सरकार अब तक कम से कम 2005 से हम देखते आए हैं, उसकी सरकार हरियाणा में बनती है। महाराष्ट्र में भी कमोबेश यही होता रहा है, लेकिन पिछली बार ये हुआ था कि बीजेपी को बड़ी मुश्किल से सरकार बनी थी, पूरी मेजॉरिटी उनको नहीं आई थी। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है? देखिए मिलिंद, पहली बात तो जो आपने कहा 10 साल, देखिए एक पिक्चर हिंदी की निकली थी 20 साल बाद। मैं कहूंगा 10 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी जो है वो पूरी तरह से कई सरकारों पर हावी होती है। बहुत कम सरकारें हैं, भाजपा की सरकार गुजरात में लीजिए, वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन ज्यादातर जो सरकारें हैं 10 साल बाद एक तरह से थकावट भी आती है और कहीं कहीं लोगों का गुस्सा भी नजर आता है। और वही हरियाणा में नजर आ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं, सरकार विरोधी एक वातावरण धीरे धीरे तैयार हुआ है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई चमत्कार किया हो या कांग्रेस ने कुछ नई बात रखी हो, लेकिन क्योंकि 10 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि हरियाणा की जनता, खास करके मैं कहूंगा जाट समुदाय, आप देखेंगे मिलिंद 2014 और 19 में जाट वोट बिखर गया था। 2014 में आईएनएलडी चौटाला जी की पार्टी को 31 सीट मिले थे। 2019 में जब आईएनएलडी बिखर गई थी और जेजेपी दुष्यंत चौटाला ने बनाई थी, उनको 10 सीटें आई थी। और यही वजह है जाट वोट बिखरने से बीजेपी को उसका फायदा हुआ, क्योंकि बीजेपी नॉन जाट वोट ले रही थी। इस बार कोई भी जब हरियाणा हम जाते हैं तो देख रहे हैं जाट वोट एक साथ आ रहा है। किसी एक जाट नेता ने मुझे कहा कि किसान, नौजवान, पहलवान, एक तरह से ये 3 जाटों के प्रतीक जो है वो एक साथ आ गए हैं, या किसान, जवान और पहलवान। पहलवान का प्रतीक विनेश फोगाट, जवानों का प्रतीक एक तरह से अग्निवीर और किसानों का प्रतीक किसान आंदोलन। इन तीनों के आने से 22-24% जो जाट वोट है वो एक लगता है इस समय एक तरफा हो सकता है। इसकी वजह से जो भी सरकार बनानी है उनको एक एडवांटेज है कांग्रेस को, कि अगर ये वोट बिखर ना जाए या कांग्रेस के पास आ जाए, जो 2014 और 19 में जैसे मैंने कहा आईएनएलडी और जेजेपी को गया था, तो एक एडवांटेज है। अब सवाल उठता है दलित वोट का, और दलित वोट में किस हद तक कांग्रेस उसको अपनी तरफ कर पाएगी। आपने लोकसभा का उदाहरण दिया, लोकसभा में बीजेपी को 5 सीटें आई थी और कांग्रेस को 5। ऐसा लगा था कांटे की टक्कर है, लेकिन वो चुनाव हुआ जब मोदी जी टिकट पर थे। देखिए मोदी जी की एक लोकप्रियता है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के 9.5 साल, उस वजह से बहुत मुझे लगता है लोगों में एक आक्रोश कुछ एरियाज में दिखा और कुछ एरिया में थकावट। किसी भी बीजेपी के पोस्टर पर मनोहर लाल खट्टर जो केंद्र मंत्री है उनकी तस्वीर भी नहीं है। अब आप सोचिए, अगर आप 10 साल में से 9 साल जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनको प्रचार में भी नहीं पूरी तरह से शामिल कर रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी जब भी जान गई है कि जमीन पर एंटी इनकम्बेंसी है। नहीं तो राजीव, आपने जो बात कही कि जाट वोट एक तरफ हो सकता है कि वो कांग्रेस को मिल जाए, लेकिन अब तक बीजेपी की, या कह लीजिए कि अमित शाह का जो रणनीति ये रही थी कि एक जो पावरफुल कम्युनिटी है उसके खिलाफ बाकी कम्युनिटीज़ को आप पोलराइज कर लीजिए, कि चाहे वो महाराष्ट्र में मराठा हो या यूपी में यादव हो या यहाँ जाट हो। तो अब तक तो ये काम कर रहा था, क्योंकि एक तो जाट वोट भी बट रहा था और बाकी जो ओबीसी हो या अन्य जो जातियां हैं वो बीजेपी की तरफ से, खास करके जैसे पंजाबी एक चेहरे को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था। तो आपको लगता है कि सिर्फ कांग्रेस के लिए जाट वोट इकट्ठा कर लेना या उसका बंटवारा ना होना वही उसके लिए फायदे का सौदा है, या उसको और लोगों को भी आकर्षित करना पड़ेगा? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए
2014 और 19 में बीजेपी को फायदा जरूर हुआ कि खास करके 2019 में जाट दंगे जो हुए 2016 के, उसके बाद एक डिवाइड हुआ हरियाणा सोसाइटी में। एक तरफ जाट, एक तरफ नॉन जाट। नॉन जाट भाजपा की तरफ ज्यादा है, बैकवर्ड कास्ट हो, दलित हो, और जो जाट वोट है वो बिखर गया, कुछ कांग्रेस के पास गया, कुछ आईएनएलडी के पास गया, कुछ जेजेपी के पास गया। अब क्या हो रहा है कि ये जो विभाजन की राजनीति है जिससे बीजेपी को 2014 और 19 में फायदा हुआ, वो इस बार उस तरह से नहीं चल रही है। क्यों? एक तरफ जाट एकजुट हो रहे हैं कांग्रेस के साथ, दूसरी तरफ, और जो सबसे बड़ा बदलाव मुझे नजर आया, दलित वोट जो है वो खिसकर आ रहा है। और युवा फिर वो दलित हो, फिर वो किसी भी समाज से हो, सैनी हो, फिर वो जाट हो, युवाओं में जो आक्रोश है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़े सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में हरियाणा में थे। अब वो जो युवा है वो केवल जाति के नजरिए से चुनाव नहीं देख रहा है, वो कह रहा है मुझे इतने सालों से नौकरी नहीं मिले, बहुत वादे किए गए। वो जो गुस्सा है वो कटिंग अक्रॉस कास्ट है। तो जैसे मैंने कहा, एक तो जाट समीकरण, उसके साथ आप मुसलमान जोड़ दीजिए, 6-7%, खास करके नू अलग जगहों में ज्यादा है, मेवात रीजन में, कुछ हद तक सिख कम्युनिटी को जोड़ लीजिए, पंजाब से जो इलाके वहां 3-4% है। तो ये जो समीकरण बदल रहे हैं, इस वजह से जो बीजेपी को 2014 और 19 में जो आपने कहा पोलराइजेशन का एक तरह से एडवांटेज था, ध्रुवीकरण का, वो इस बार जमीन पर नजर नहीं आ रहा। ये मैं एक बार फिर दोहराता हूं मिलिंद, जब एंटी इनकम्बेंसी इतनी होती है तो ये समीकरण नहीं चलते। जो कहा कि पहलवान और किसान और नौजवान, तो आप चूंकि हर बार जब जाते तो आप एक तरह से ये भी कहते हैं कि जो मुद्दे आमतौर पे हम कवर नहीं करते हैं मीडिया में, वो इलेक्शन के समय उभर कर आते हैं। तो ये मुद्दे जैसे अग्निवीर का मुद्दा है या किसानों का मुद्दा है, क्या ये अभी भी उतने ही बड़े मुद्दे हैं लोगों के लिए जितने लोकसभा चुनाव के समय थे, या इसमें अब कुछ कमी आई है? नहीं, देखिए, इंटरेस्टिंग सवाल एक बार फिर। देखिए, लोकसभा में संविधान खतरे में है, वो एक इशू बहुत चला था उत्तर भारत में, जिसमें हरियाणा में भी चला था। मैं समझता हूं कि ये चुनाव ज्यादा लोकल फैक्टर्स पर है। एक, बीजेपी को अगर कोई कहीं आशा है वो यही है कि लोकल इश्यूज जब बनते हैं तो किसी लोकल कैंडिडेट की जो ताकत है, वो अपने क्षेत्र में जिसकी ताकत है वो चुनाव जीत भी सकता है। हरियाणा में भी देखिए 8-10 इंडिपेंडेंट जीते हैं कई चुनाव में, और अभी भी हर एक पार्टी के बागी जो है वो भी उम्मीदवार है जिसमें से कुछ जीत भी सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मुझे जो तस्वीर नजर आई वो है कि क्योंकि ये हरियाणा का चुनाव है, इसलिए जो लोगों का गुस्सा है वो हरियाणा सरकार के खिलाफ है। जैसे मैंने कहा, ये मोदी जी का चुनाव नहीं है। आपको ये भी याद होगा मिलिंद कि जब मोदी जी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, 2019 का चुनाव लीजिए, बीजेपी को 58% वोट हरियाणा में मिले थे, वही लोकसभा में मिले थे 4 महीने बाद जब विधानसभा हुए, वो ग्राफ गिरा 36%। अब आप सोचिए, जब मोदी जी चरम पर थे तब 22% की गिरावट होती है। अब जबकि मोदी जी को भी एक तरह से टक्कर मिली लोकसभा में, तो विधानसभा में क्या होगा? मैं फिर से कह रहा हूं, मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे, उनकी तस्वीर भी ज्यादातर पोस्टर पर नजर नहीं आती। मैंने एक भाजपा के कैंडिडेट से पूछा कि उनकी तस्वीर क्यों नहीं है, उन्होंने कहा बस यार, अब आप उनकी तस्वीर पर मैं नहीं ये चुनाव लड़ सकता है, ऑफ द रिकॉर्ड कहा उन्होंने। नायब सैनिक को आप लाए हैं, लेकिन नायब सैनिक को वहां समय नहीं मिला कि अपनी वो पकड़ बन पाए। उनकी भी एक छवि ये है कि वो खट्टर के आदमी है। ये भी भाजपा में कहा जाता है कि ज्यादा जो टिकट का बंटवारा हुआ उसमें खट्टर जी की चली, इसी वजह से इतने बागी भी हुए। तो पूरी तरह से मैं कहूंगा एक परफेक्ट स्टॉर्म है हरियाणा में, एक तूफान है जिसमें आज की तारीख में कांग्रेस को थोड़ा बहुत एडवांटेज है। मैं ज्यादा एडवांटेज कहता अगर कांग्रेस एकजुट होकर लड़ती, लेकिन आप जानते हैं कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां कोई ना कोई सेल्फ गोल भी हो सकता है। कहा कि एक तूफान, एक परफेक्ट स्टॉर्म बना हुआ है, तो क्या प्रधानमंत्री को अब तक हमने प्रचार में उतना नहीं देखा है जो कि जितना हम विधानसभा चुनाव में आप तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक के जब चुनाव हो रहे थे तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बीजेपी यही कहती थी कि मोदी ही चेहरा है, लेकिन हरियाणा में वो बात नहीं कही जा रही है कि मोदी ही चेहरा है। तो ये क्या बीजेपी भी अपना मतलब पीछे कहीं ना कहीं बात समझ रही है कि नहीं, सिर्फ मोदी जी के नाम पर हम स्टेट के इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं?
बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है और मैं ये बार बार कहता हूँ और आंकड़ों से बताता हूँ कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो लगातार आप देखेंगे उसके बाद जितने भी असेंबली इलेक्शन हुए, एक बिहार और दिल्ली को छोड़कर ज्यादातर सब चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई मोदी जी के नाम पर। वही हरियाणा में हुआ 2014 में, बीजेपी को पहली बार बहुमत मिला हरियाणा में। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने भाजपा के पहली बार। तो एक तरह से भाजपा का वेव था जिसमें मोदी जी का वेव था और मोदी जी की वजह से भाजपा ऊपर उठती थी राज्य के चुनाव में। 2019 के बाद हमने क्या देखा कि धीरे धीरे एक फर्क पड़ता था। जब मोदी जी टिकट पर थे लोकसभा में तो बीजेपी को 58-60% वोट शेयर आता था हरियाणा में, हिमाचल में। लेकिन जैसे राज्य के चुनाव होते थे 15-20% की गिरावट होने लगती थी। तो आज की तारीख में यही फर्क पड़ गया। आप सोचिए, क्या आपको लगता है मिलिंद इतने लोग बागी होते अगर बीजेपी केवल मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत पाती? आज लोगों में जो बागी बने हैं वो बागी क्यों बने हैं? क्योंकि एक तरह से थोड़ा बहुत डर भी हाईकमांड का कम हुआ है उनमें और उनको लगता है देखिए केवल मोदी जी के नाम पर अब चुनाव नहीं जीता जा सकता, अब हमें अपने दम पर चुनाव जीतना है। और इसी वजह से मैं समझता हूं कि मोदी जी का अभी भी मैं कहूंगा मोदी जी लोकप्रिय नेता हरियाणा में हैं, लेकिन अब आप चुनाव को मोदी जी के नाम पर नहीं जीत सकते, अपने राज्य सरकार या उनके काम पर आपको जीतना पड़ेगा। तो ये बीजेपी के सामने चुनौती है। जहां उनकी सरकारें हैं, अगर उनकी सरकारों ने उस लेवल का काम नहीं किया है तो केवल डबल इंजन मोदी जी का नाम लेकर आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। डबल इंजन का भी नारा राजदीप इस बार गायब है हरियाणा से भी। मुझे लगता है कि डबल इंजन की बात नहीं हो रही है।